मैं डॉक्टर महादेव सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, श्री सांवलिया जी गवर्नमेंट कॉलेज मंडपिया चित्तौड़गढ़। आज हम पढ़ेंगे नव शीत युद्ध। जैसा कि हम जानते हैं कि शीत युद्ध का काल अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक बहुत ही भयंकर और अवांछित काल रहा है, जिसने पूरे विश्व को बहुत ही गंभीर रूप से प्रभावित किया। शीत युद्ध के अवसान की बात करें या शीत युद्ध के कई चरण हुए, उन चरणों में से एक जो सबसे खतरनाक चरण हुआ वो 1980 से 89 तक का माना जाता है। इस काल को नव शीत युद्ध का काल कहा जाता है। सामान्यतः नव शीत युद्ध काल को हम सभी साधनों का संघर्ष भी कहा जाता है। वैसे तो नव शीत युद्ध के आरंभ अमेरिका के राष्ट्रपति रिगन के द्वारा सत्ता में आते ही हो गया था, क्योंकि रिगन ने अमेरिका में जो अपना एजेंडा बनाया सत्ता में आने के बाद, उन्होंने नारा दिया कि अमेरिका को पुनः अपने उसी कार्य में लगाएंगे जो पहले वो करता था, यानी कि अमेरिका का आधिपत्य स्थापित करेंगे। और उन्होंने अस्त्र शस्त्र उद्योग को बढ़ावा देने का प्रयास किया। मित्र राष्ट्रों का उन्होंने पुनर्सशस्त्रीकरण किया, शस्त्रीकरण की होड़ को तेज किया और सोवियत संघ के प्रति कठोर नीति अपनाने की घोषणा की। तो ये जो घटनाएं हुई वो नव शीत युद्ध के उदय को जन्म देती है। हम बात करते हैं शीत युद्ध और नव शीत युद्ध में अंतर क्या है। तो पहली बात है कि पुराने शीत युद्ध के जो मुद्दे, क्षेत्र और विकासशील देशों के स्वरूप में परिवर्तन आ गया। पुराने शीत युद्ध में टकराव का जो मुख्य केंद्र यूरोप था, वहीं अब नव शीत युद्ध काल में जो टकराव का जो क्षेत्र है महाशक्तियों के मध्य, वो तृतीय विश्व के यानी विकासशील देश यानी लैटिन अमेरिका, एशिया और अफ्रीकन देश बन गए। पुराने शीत युद्ध में वैचारिक एवं सैद्धांतिक पक्ष पर जिस तरह से महाशक्तियों के मध्य टकराव था, यानी पूंजीवाद और साम्यवाद के मध्य एक कठोर संघर्ष और टकराव था, वो टकराव नव शीत युद्ध के अंदर उस प्रकार की कट्टरता टकराव में वैचारिक और सैद्धांतिक स्तर पर नहीं देखी गई। पुराने शीत युद्ध के दौरान दो महाशक्तियों के बीच टकराव को रोकने एवं शांति के क्षेत्र को विस्तृत करने के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन का उदय और काफी सीमा तक गुटनिरपेक्ष आंदोलन या गुटनिरपेक्ष देशों में दोनों महाशक्तियों के मध्य टकराव को टालने का प्रयास किया, जिसका बारे में कई उदाहरण हम देख सकते हैं कि जब अमेरिका और सोवियत संघ की सेनाएं सामने आ गई तो गुटनिरपेक्ष देशों की मध्यस्थता से वह टकराव टला। परंतु नव शीत युद्ध के काल में हम देखते हैं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन कमजोर हुआ, क्योंकि इस गुटनिरपेक्ष आंदोलन के देशों के मध्य ही आपस में गंभीर मतभेद और तनाव हो गए, जिससे इनके आंदोलन के अंदर दरारें पैदा हो गई। अब एक जो नया जो ट्रेंड देखे नव शीत युद्ध में, तो वो है अमेरिका की विदेश नीति में का जो अब इंस्ट्रूमेंट है, जो वह मानवाधिकारों की रक्षा बन गया। और इस मानवाधिकारों की रक्षा के नाम पर वह साम्यवादी देशों को, विशेषकर सोवियत संघ को आलोचना का शिकार बनाना शुरू कर दिया। पुराने शीत युद्ध में जब साम्यवाद एक था और पूंजीवादी शक्तियां भी एकजुट थी, पर नव शीत युद्ध हम देखें तो इनके अंदर साम्यवादी खेमे और पूंजीवादी खेमे यानी पूर्वी और पश्चिमी दोनों खेमों के में कहीं उनकी एकजुटता में कहीं न कहीं प्रभाव हुआ। सोवियत संघ, चीन विग्रह ने साम्यवादी खेमे में दरार डाली, वहीं फ्रांस के अलग रुख ने पश्चिम के खेमे की एकजुटता को भी प्रभावित किया। अब हम बात करते हैं नव शीत युद्ध की प्रमुख घटनाएं क्या क्या हैं, जिनके बारे में हम जान सकते हैं कि नव शीत युद्ध में ये घटनाएं हुई। तो पहला है अफगानिस्तान संकट यानी अफगान संकट 1979। अफगान संकट से तात्पर्य यह है कि सोवियत संघ एक विश्व के अंदर एकमात्र ऐसा देश रहा है जहां दोनों ही महाशक्तियां, चाहे वो अमेरिकन शक्ति हो चाहे सोवियत संघ हो, दोनों ही इस अफगानिस्तान में अपना आधिपत्य बनाया। परंतु 79 में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान पर आक्रमण कर दिया और इस आक्रमण को अमेरिका ने करारा विरोध किया, जिससे अफगानिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो गई और दोनों शक्तियों के मध्य टकराव बढ़ गया। दूसरा संकट इसमें हम देखें तो कंबोडिया संकट है। हिंद चीन के देश कंबोडिया को वैसे गुटनिरपेक्ष देश का आंदोलन माना जाता था, परंतु 79 में
साम्यवादी देश वियतनाम की सेना ने कंबोडिया में आक्षेप किया और कंबोडिया को अपने प्रभाव में लाने का प्रयास किया, जिससे अमेरिका और सोवियत संघ के खेमों के अंदर टकराव बढ़ा। अगला है ईरान इराक युद्ध। 1980 से 89 तक ईरान और इराक के मध्य प्रगतिशीलता और कट्टरवादिता को लेकर युद्ध हुआ, जो पूरे पश्चिमी एशिया को अपने प्रभाव में लिया। ये एक बहुत ही घातक युद्ध रहा। राज्य आतंकवाद, अब हम देखें तो इस दौर में एक और चीज हुई, वो वही स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म। यह स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म से सामान्यतः मतलब ये होता है कि एक राज्य दूसरे राज्य के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देता है, आतंकवादियों को शरण देता है, आतंकवादियों को प्रोत्साहन देता है, उनको हथियार देता है, उनको फाइनेंस करता है, उनको ट्रेनिंग देता है और दूसरे देश के अंदर अपने राजनीतिक निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए इस प्रकार की गतिविधियां करते हैं, जिसमें आप सजग उदाहरण फिलिस्तीन लिबरल ऑर्गेनाइजेशन है। और एक जो सबसे खतरनाक और घातक इस दौर की जो बात हुई वो स्टार वार प्रोग्राम था। स्टार वार प्रोग्राम, जिसे सामरिक प्रतिरक्षात्मक पहल भी कहते हैं, ये अमेरिकन राष्ट्रपति रिगन का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था। इसके अंदर अमेरिका ने अंतरिक्ष के अंदर अपनी क्षमता को मजबूत करने का प्रयास किया। जो सोवियत संघ मानता है कि अमेरिका का जो अंतरिक्ष युद्ध की जो परियोजना है वह कहीं न कहीं सोवियत संघ को टारगेट करती है और सोवियत संघ को कमजोर करना चाहती है। अब हम बात करते हैं नवशीत युद्ध के प्रभाव क्या हुए। पहला तो यह हुआ कि देवतांत्रिक क्षति हुई। जैसा कि हम जानते हैं कि नव शीत युद्ध के दौर में 1970 से 80 के बीच में दोनों महाशक्तियों के मध्य ऐसी घटनाएं हुई जिनके माध्यम से तनाव कम हुआ और उनके मध्य हॉटलाइन संपर्क हुआ। परंतु 80 आते आते अफगान संकट के साथ ही ये देवता की भावना है, जो कैम्प डेविड स्पिरिट की जो भावना है वो समाप्त हो गई और नव शीत युद्ध का प्रभाव हुआ। दूसरी जो हम देखते हैं वो तनाव का स्थानांतरण हुआ, यानी कि अब जो टेंशन या टकराव यूरोप तक सीमित थी वो नव शीत युद्ध में उसमें तनाव और टकराव ने तृतीय विश्व तक अपने पैर फैला लिए। अगली जो प्रभाव हुआ निशस्त्रीकरण का को क्षति पहुंची। हम जानते हैं कि देतांग के दौर में निशस्त्रीकरण के कई प्रयास हुए। उन प्रयासों में कुछ सकारात्मक पहलू भी निकले, परंतु अमेरिका के स्टार वार प्रोग्राम के बाद में और रिगन के जो एजेंडे थे सस्तीकरण और आर्म्स को बढ़ावा देने का, उससे अमेरिका एक शस्त्रों के व्यापार वाला देश बन गया और इसी के टक्कर में सोवियत संघ भी हुआ। तो इसमें निशस्त्रीकरण की प्रक्रिया को ठेस पहुंची और विश्व आर्म रेस के अंदर लग गया। अगला जो प्रभाव हुआ वो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का उन्मूलन हुआ। हम जानते हैं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन शीत युद्ध की देन है। शीत युद्ध के दौर में तृतीय विश्व के देशों ने न साम्यवादी ब्लॉक की तरफ गए न वो पूंजीवादी ब्लॉक की तरह गए, अपितु उन्होंने एक अपना अलग मार्ग चुना जो एक प्रकार से स्वतंत्र विदेश नीति का मार्ग था और अपने आर्थिक और सामाजिक और तकनीकी विकास के लिए वह दोनों महाशक्तियों से सहायता और सहयोग भी लेते थे। परंतु हम देखते हैं कि इस दौर के अंदर वैचारिक प्रतिबद्धताएं कम हुई और सोवियत संघ और अमेरिकी ब्लॉक के अंदर भी बिखराव हुआ। तो इससे निश्चित रूप से गुटनिरपेक्ष आंदोलन के देश भी प्रभावित हुए और वो जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के देश थे वो अब कहीं न कहीं इन गुटों की राजनीति में सम्मिलित होने लग गए। इससे जो शीत युद्ध के दौर में जो गुटनिरपेक्ष देश थे जो एक पीस एम्बेसडर के रूप में काम करते थे वो कमजोर हुए और गुटनिरपेक्ष आंदोलन में बिखराव हुआ। अब हम देखते हैं कि इस नव शीत युद्ध के दौर के अंदर महाशक्तियों के मध्य आक्रामक तेवर देखे गए, क्योंकि महाशक्तियों के मध्य हम देखते हैं कि वैचारिक और सैद्धांतिक स्तर पर तो उतना टकराव नहीं रहा, परंतु उनके अंदर सैनिक दृष्टि से एक दूसरे से के प्रति और आर्थिक दृष्टि से एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के प्रति बहुत ही टकराव वाली स्थितियां बन गई। अगली हम बात करते हैं कि सर्वत्र स्थानीय संकटों में बिगाड़ हुआ। कि नव शीत युद्ध हम देखते हैं कि ये यूरोप से लेकर तृतीय विश्व के छोटे छोटे देशों तक इसने अपनी पहुंच बना ली थी। इसका परिणाम ये हुआ
कि जो जो छोटी छोटी घटनाएं थी, छोटे छोटे देशों के आपसी विवाद थे, वो भी महाशक्तियों की चपेट में आ गए और महाशक्तियां उनके अंदर भी आक्षेप करने लग गई। इस प्रकार हम देखते हैं कि नव शीत युद्ध जो है वो शीत युद्ध का एक नया रूप है और वो शीत युद्ध से बहुत ही खतरनाक रूप है।